अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज के साइंस के लेक्चर में हम साइंस 2 को स्टार्ट करेंगे। साइंस 2 में अब तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ये 4 चैप्टर कवर किए हैं। आज हम साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। The name of the chapter is Life Processes in Living Organism Part 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्ट 1 कहाँ है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 था, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, वो हमने पहले ही कवर कर लिया है। आपको उसमें याद होगा तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है, तो उसमें से जो रिलेटेड टॉपिक थे, आप क्रेब्स साइकिल देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन का जो टॉपिक था, ये सारे टॉपिक आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। उनको आप रिवाइज करने के लिए अपने चैप्टर में भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीज़न कैसे होता है, कैसे 4 टाइप के जो फेज़ होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपने आप को, और ये सारे फेजेस कंप्लीट होने के बाद सेल डिवाइड होता है। तो इन सारे टॉपिक को हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था। आज हम उसी चैप्टर का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, और ये रहा आपका वो पार्ट 2। चैप्टर नंबर 3 है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे पास पढ़ने के लिए इसमें 4 टॉपिक हैं, रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। तीसरा टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, और चौथा और आसान सा टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करना है। आप ध्यान से सुनिए, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है इस चैप्टर को मैं पहला टॉपिक और आखिरी टॉपिक ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। पहला टॉपिक जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन को लेकर के है, और उसके 2 टाइप हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट टॉपिक होगा, और डायरेक्टली उसके बाद हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब ये भी आप सोच सकते हैं कि बीच के जो दोनों टॉपिक हैं वो आप कब स्टडी करेंगे। तो उन दोनों टॉपिक को हम क्लास में ऑफलाइन में जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम वो टॉपिक यहाँ पे क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, और उसको वीडियो के थ्रू जो है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, और उसमें 2 टाइप आपको दिखाए गए हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे हर बार की तरह कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये दोनों चीज़ें हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है हमें प्लांट्स का भी देखना होगा, और एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो भी देखना होगा। तो दोनों टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आइए इस चैप्टर को हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज के हिसाब से आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला पैराग्राफ है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं आपके टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे हूँ, और पहला क्वेश्चन कैन यू रिकॉल जो है वो 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर। विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 9th में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं। पहली बात तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कोई भी लाइफ प्रोसेस छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका हर एक का अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो आप सारे लाइफ प्रोसेस को इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम जानते हैं रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम प्लांट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस भी उनका एक लाइफ प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं। तो विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर आप इन सारे लाइफ प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने सेकेंड वाले चैप्टर में भी देख चुके होंगे। विच लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी। हमारी बॉडी को दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं। तो आपने देखा था कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन यानी खाना खाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पिरेशन, ये दोनों लाइफ प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन में विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेन टाइप के जो सेल डिवीज़न है वो हमने अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में, अभी सेकंड चैप्टर में ही देखा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस दो मेन टाइप के जो सेल डिवीज़न होते हैं, और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। उनमें से हम ये कह सकते हैं कि एक जो डिवीज़न होता है वो जर्म सेल्स के लिए होता है, और एक जो होता है वो बाकी के पूरे बॉडी के सेल्स के लिए होता है। तो आइए अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीज़न। अब क्रोमोसोम्स के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि क्रोमोसोम्स वो चीज़ होती है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीज़न। तो हमने जब सेल डिवीज़न सेकेंड चैप्टर में स्टडी किया था, तो आप देख रहे होंगे कि जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होता है। क्रोमोसोम का डिवाइड होना ज़रूरी है। क्रोमोसोम डिवाइड होगा जभी तो जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू न्यू जनरेशन। इस तरह से आप ये सारे आंसर खुद से फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद के स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन कवर करने के बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक यहाँ पर डायग्राम नंबर या फिगर नंबर 3.1 है। सम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे गए होंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं और डायग्राम का ऑब्जर्वेशन है ये आप कर सकते हैं। अगर हम ए वाले में देखें तो रिप्रोडक्शन होते हुए दिखाई देता है या ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है डायग्राम फिगर नंबर ए में। फिगर नंबर बी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें लेइंग एग जो है वो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। फिगर नंबर सी में भी रिप्रोडक्शन है और यहाँ पे सेल डिवीज़न होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप कह सकते हो कि ये भी अपने आप में एक रिप्रोडक्शन है फिगर नंबर डी में। तो स्टूडेंट, इस पूरे डायग्राम में हमें मेनली रिप्रोडक्शन का जो लाइफ प्रोसेस है वो ऑब्जर्व होता है। आइए इसके ऊपर वाले पैराग्राफ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट पैराग्राफ होगा। स्टूडेंट देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बातें समझाने वाली होंगी मैं वहाँ आपको समझाऊंगा। बाकी के जो भी पैराग्राफ्स हैं वो हम इसी तरीके से रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस। ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन, respiration, excretion, sensation and response, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी उसी को कहा जाता है। ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं। आर एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। ज़रूरी है, इनमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है और मे बी इट कॉज डेथ। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दिस लाइफ प्रोसेस, इन सारे लाइफ प्रोसेस के अलावा वन मोर लाइफ प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिप्रोडक्शन, जिसका नाम हमने ऊपर वाले लाइंस में स्टडी नहीं किया था। तो जैसे कि हमने सारे लाइफ प्रोसेस देखे, जैसे कि न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने 9th स्टैंडर्ड में, रेस्पिरेशन भी पढ़ा था, एक्सक्रीशन भी पढ़ा था, और सेंसेशन यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी जो टॉपिक था ब्रेन से रिलेटेड 9th स्टैंडर्ड में, ये सारे हमने लाइफ प्रोसेस प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। अब अगर हम इस सारे लाइफ प्रोसेस को छोड़ करके नए लाइफ प्रोसेस के बारे में देखें तो हमारे 10th स्टैंडर्ड में जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस स्टडी करना है वो है रिप्रोडक्शन। तो उसी के बारे में इन लाइंस में यहाँ बताया गया है। लाइन नंबर 3, बिसाइड्स दीज लाइफ प्रोसेसेस वन मोर लाइफ प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिप्रोडक्शन। However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म।
तो जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को छोड़ करके बाकी के सारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको अलाइव रखने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए वो सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिव रहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ की क्वांटिटी को आगे मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इन लाइंस में इसके बारे में आपको बताया गया था। एक बार फिर आप देख सकते हैं, However, reproduction does not help the organism to remain alive. Reproduction help नहीं करता ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में, but it helps to maintain the continuity of the species. स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन के लाइफ प्रोसेस का यूज़ होता है। तो इस पैराग्राफ में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी और कुछ नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल करके 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़। तो मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस इट। तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जेनेटिकली जो एग्जैक्टली होता है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यही सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने नोट्स में भी रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपका ये होमवर्क है या आपका ये काम है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप खुद रेफ़र करिए। मैं पैसेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, अगर हम अपने पहले टॉपिक को देखें जो नाम था रिप्रोडक्शन और उसके आगे लिखा हुआ था असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमें वो देखना था, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमें वो भी समझना था, क्योंकि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हम रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की थी कि अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन होता है। तो उसी को यहाँ पर समझाया गया है। रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट वाली लाइन, यानी कि पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बाद वाला पैराग्राफ। आइए एक बार फिर आप उसे पढ़ लें। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हम क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। Formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. तो उम्मीद करूँ कि रिप्रोडक्शन आपको क्या चीज़ है समझ में आ गई होगी, और इसका डेफिनेशन भी आपने यहाँ पर देख लिया। आप इसे मार्क भी कर सकते हैं और इसे याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। आगे की लाइंस में आते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही सी बात है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज़ अपनी कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन रख सकता है। कोई भी स्पीशीज़ जब अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने जैसे इंडिविजुअल को, तो उनकी जो जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ सालों के बाद या कुछ आप कह सकते हैं कि सेंचुरीज़ के बाद अगर ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनकी स्पीशीज़ में ना हो तो पर्टिकुलर स्पीशीज़ इस अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा फिर? एक बोलिए, एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज़। जाहिर सी बात है, हर एक स्पीशीज़ को इवॉल्व होने के अंदर रिप्रोडक्शन का ही तो हाथ है। रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो नए नए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बनते हैं, और उनकी वजह से आगे चल के नए नए स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में देखा था। आगे की लाइन देखते हैं एक बार फिर से। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज़।
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली बाय 2 मेथड। कितने मेथड से? 2 मेथड से, जैसा कि हम पहले भी इनके नाम देख चुके हैं। उनके नाम आप सब जानते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, दोज 2 मेथड्स आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपको रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स आपको या वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, कुछ समझाना तो था नहीं, कोई प्रोसेस तो था नहीं, सिर्फ जो लिखा हुआ है वो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। तो कभी कभार क्या होता है, पढ़ाने के कई तरीके होते हैं। जहाँ पर मुझे प्रोसेस समझाना होता है, जहाँ पर फिज़िक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री के कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पर मुझे चीज़ों को बहुत संभल के बताना होता है। और जहाँ मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ हम आसानी से चैप्टर को कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि हाँ, मेरे बाजू में जो बैठा हुआ लड़का है, इसका नाम जैद है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दिया, आपने मान लिया कि हाँ, इसका नाम जैद है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बातें लिखी हुई हैं वो एक इन्फॉर्मेशन है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके डेफिनेशन से हमको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो कितने मेथड में परफॉर्म हो सकता है, 2 मेथड में, उनके नाम हमने देख लिए, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में वो दोनों मेथड अपने आप में किस तरह से और कौन से ऑर्गेनिज्म उसे फॉलो करते हैं। तो आइए पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, आप अपने पेज नंबर 22 पर हैं, जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह हमारा पहला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन के बाद। तो इस पैराग्राफ में क्या है, आइए देखते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को बनाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के नए ऑर्गेनिज्म को बनाना उसी स्पीशीज़ के दूसरे ऑर्गेनिज्म से, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज में ये समझाया गया है कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और दोनों भी ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के होंगे, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये गैमेट्स क्या है। तो स्टूडेंट, गैमेट्स वो है जब सेल डिवाइड होने के टाइम पे, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो सेल डिवाइड होकर के एक जो सेल होता है वो 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड होता है, और उन्हीं से आगे का रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उनको हम गैमेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का यूज़ नहीं होता, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सुन रहे हैं बात को? ध्यान से आप लाइंस को देखते हुए चलिए। एक बार फिर से, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो अब देखिए यहाँ की स्पेशलिटी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर कोई दूसरा पेरेंट्स तो इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं या सुन भी सकते हैं मुझसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गैमेट्स 2 तरह से होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की तो सवाल ही नहीं उठता है। अब आप समझ रहे होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा, मे बी आप उसे मेल समझ लो या फीमेल समझ लो, उसी से उस ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन डिराइव होगी या प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें किसी दूसरे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप समझ गए होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। एक बार फिर मैं उसे यहाँ समझा दूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सिंगल पेरेंट्स अपने सेल को डिवाइड करके उसी के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी गई है। सेकेंड लाइन से आप इसे फिर देख सकते हैं, एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। किसी भी 2 अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता,
द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो अब स्टूडेंट, जब किसी दूसरे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही गैमेट्स के जो प्रॉपर्टी है वो आगे सेल में डिवाइड होते हुए रिप्रोडक्शन होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ही गैमेट्स में रहेगी, जब वो डिवाइड भी होगा तो भी वही इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, आगे जो पास आउट होगी इन्फॉर्मेशन वो उसी गैमेट्स की रहेगी। तो एग्जैक्ट जो सिमिलैरिटी होती है वो आगे पास हो जाती है। दूसरे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो कोई भी कैरेक्टर उसमें नया ऐड नहीं होता। जो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स के होंगे वैसा ही कैरेक्टर वो आगे पास आउट करता है ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझिए बात को, हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है। न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विथ द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है या मैच करता है। दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनि का मतलब होता है सिंगल, पेरेंटल का मतलब पेरेंट। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था। दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीज़न। तो आप समझ रहे होंगे कि जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है वो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीज़न, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीज़न। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता क्योंकि एक ही पेरेंट्स तो है, तो जितने भी जीन्स या जितने भी कैरेक्टर क्रोमोसोम्स में उसके रहेंगे वही तो आगे पास होंगे। डिवाइड होने के बाद कोई नया फीचर्स तो ऐड होगा नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन का सवाल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ अ ड्रॉबैक वेयर इज फास्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मैथड। तो यहाँ पे हमको लास्ट वाली लाइन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज दिखा और एक उसका हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक भी दिख रहा है। तो ड्रॉबैक क्या है, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि उसमें कोई दूसरे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो जो एक पेरेंट्स के फीचर्स होंगे वैसे ही सेम जेनेटिक फीचर्स वो अपने ऑफस्प्रिंग में प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना होने की वजह से जो नई जनरेशन आएगी वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी हद तक सिमिलर होगी। समझ रहे बात को? तो सिमिलर होने की वजह से अगर उसके पेरेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो वो आने वाली जनरेशन में भी हम देख सकते हैं। सर्वाइवल के चांसेस उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा प्लांट है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसने एक सीड्स को प्रोड्यूस किया है और उसी सीड से जो नया प्लांट ग्रो करेगा वो अपने पेरेंट्स से मैच करेगा। वैसे ही फीचर उस नए प्लांट्स के होंगे और वैसे ही फीचर्स उस पुराने प्लांट्स के होंगे, पेरेंट वाले प्लांट के। तो स्टूडेंट, जो वो नया वाला प्लांट प्रोड्यूस हुआ है अगर वो अपने पेरेंट्स के जैसी ही प्रॉपर्टी रख रहा है तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि टाइम पास होने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो इन्वायरमेंट चेंज होता है और बदलते हुए चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं ग्रोथ होती है कि वो अपने आप को चेंज कर सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी तो अपने पेरेंट्स की ही है, सिमिलर एबिलिटी है। तो वो उसका जो पेरेंट्स था वो उसके टाइम का इन्वायरमेंट अलग था और नए प्लांट के टाइम का इन्वायरमेंट अलग होगा। तो चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में जो नया प्लांट है वो सर्वाइवल के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो वो उसका ड्रॉबैक है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ अ ड्रॉबैक वेयर इज फास्ट प्रोसेस एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मैथड है। यानी कि यहाँ पर एक जो एडवांटेज है वो ये है कि इस रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट प्रोसेस इज़ एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मैथड। तो आप यहाँ पर ड्रॉबैक भी देख सकते हैं और उसका एक क्या देख सकते हैं, आप उसका एडवांटेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। क्या था उसमें? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी भी तरह का गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और
गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, ये इसका क्या होगा, ड्रॉबैक। और फास्ट प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये इसका एडवांटेज होगा। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने 10th स्टैंडर्ड में ये इन्फॉर्मेशन गेन की है। आइए अब ये देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो आइए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप ये बात समझ लीजिए कि हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले तो हमने रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है उसका डेफिनेशन समझा, और उसके बाद उसके दोनों मेथड असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पढ़े। फिर उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमने गेन की है। और उसके बाद अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने कहा था कि हमें ये देखना होगा कि उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फॉलो करता है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसे कैसे फॉलो करेंगे। उसके बाद आइए पहले स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के अंदर जिनकी पूरी लाइफ होती है, वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे जैसे कि अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या वायरसेस होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो फॉलो करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से तरीके के मेथड को फॉलो करेगा, यानी असेक्सुअल तो फॉलो करेंगे, जिनके जिनके नाम मैंने अभी यहाँ गिनाया हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। लेकिन अब ये भी देखना है कि जो तरीका वो फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर तरीके का या उस पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रोडक्शन का साइंटिफिक टर्म में क्या नाम होता है। समझ रहे हैं ना हमें क्या पढ़ना है। मैंने हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको ये सवाल दिमाग में होना ही चाहिए कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं, हम पढ़ना ये चाहते हैं कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फॉलो करते हैं, और जब वो फॉलो करेंगे तो उनका जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रोडक्शन को साइंटिफिक टर्म में क्या नाम दिया गया है, और वो उसके अंदर किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद करूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाइनरी फिजन का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाइनरी फिजन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। बाई का मतलब होता है टू, बाइनरी यानी कि दो, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, अलग अलग होना, यानी कि एक सिंगल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो दो इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। समझ में आ गया आपको। अब हम पैराग्राफ में क्या है वो भी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन बाइनरी फिजन मैं यहाँ आसानी से समझा सकता हूँ आपको कि बाइनरी फिजन एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, और इस तरह से वो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होकर के उसने अपनी क्वांटिटी को आगे इंक्रीज़ कर दिया। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम देंगे, और साथ ही साथ बाइनरी फिजन का जो मेथड है उसमें वो भी यूज़ किया गया है, ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन का जो मेथड है वो यूज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म में अमीबा है, उसके बाद पैरामेशियम है, और नीचे की तरफ आप ग्रीन कलर में जो देख सकते हैं वो है यूग्लिना। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक सेल से दो सेल में वो डिवाइड हो जाते हैं। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन के लिए पूरा एक प्रैक्टिकल ट्राई दिस करके एक्टिविटी कराई गई है। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिकल में स्लाइड्स वगैरह बनाना पड़ेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उन प्रैक्टिकल का एक्चुअल में रिजल्ट क्या है यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाइनरी फिजन में अमीबा को ऑब्जर्व करें
तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर के डायग्राम में 3.2 में जो डायग्राम है, जो फिगर बना हुआ है, उसके अंदर आप अमीबा जब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो एक सिंगल सेल का दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है। कुछ प्रोसेस के बाद जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, यानी जब फेवरेबल कंडीशन होगी, तो उस फेवरेबल कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए अमीबा सबसे पहले अपने आप के न्यूक्लियस को डिवाइड करने की कोशिश करता है और वो साथ ही साथ एक नॉच सा बनते जाता है मिडल के अंदर। न्यूक्लियस डिवाइड होना ज़रूरी है क्योंकि न्यूक्लियस के ही अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होते हुए आप तीसरे फिगर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस कम्प्लीटली एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। अब उसके तीसरे वाले जो स्टेप में होगा वो अपने साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को परफॉर्म करेगा और बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद आप फोर्थ वाले स्टेज में देख सकते हैं कि 2 डॉटर अमीबा जो है वो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो इस तरह से अमीबा बाइनरी फिजन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, जिसे हम सिंपल बाइनरी फिजन का भी नाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर बाइनरी में सिंपल बाइनरी फिजन क्यों? क्योंकि अमीबा में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो वो किसी भी एक्सिस से अपने आप को डिवाइड कर सकता है, यानी कि उसको डिवाइड होने के लिए पर्टिकुलर एक्सिस को फॉलो नहीं करना पड़ता, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इस तरह से वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। अमीबा जिस किसी भी डायरेक्शन में चाहे वो अपने आप को आसानी से डिवाइड कर सकता है, इसलिए ऐसे बाइनरी फिजन को सिंपल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया है। सिंपल बाइनरी फिजन के बाद अगर हम यूनिसेलुलर में देखें तो जो दूसरा वाला था वो है पैरामेशियम का, जिसमें नाम दिया गया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से एक पैरामेशियम का जो सेल है जिसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट आपके स्लीपर जैसा है, यानी कि आपका जो फुटवेयर होता है उसके जैसा दिख रहा होगा, और उस सिंगल सेल का जो पैरामेशियम है जब वो डिवाइड होने की कोशिश करता है तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक और ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस की फॉर्म में, पहले वो थोड़ा एलोंगेटेड होता है, यानी कि यहाँ भी न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद थर्ड वाले स्टेज में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस तो 2 अलग अलग पार्ट में जा चुका है, डॉट ब्लैक कलर के डॉट में आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैक्यूल्स वगैरह डिवाइड हो रहा है ब्लू कलर में, और बीच में कम्प्लीटली एक लाइन सी दिख रही है थर्ड वाले स्टेज में, जिससे आप ये कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक सेल रखा हुआ जैसा लगता है। चौथे वाले स्टेज में वो दोनों सेल एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न करते हुए अलग हो जाते हैं, और 5वें वाले स्टेज में वो 2 डॉटर पैरामेशियम के फॉर्म में आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। अब स्टूडेंट ऐसा ही तो बिल्कुल अमीबा में भी हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म हुआ, उसके बाद डॉटर सेल्स बन गए। तो यहाँ पर हमको पैरामेशियम में अलग से क्यों पढ़ाया गया है? तो मैं आपको ये बता दूं कि पैरामेशियम जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे उसका जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होगा या जो उसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, और उस पैटर्न का नाम है ट्रांसवर्स, यानी आप उसे हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टली अपने आप को बीच में से डिवाइड करता है। पैरामेशियम हॉरिजॉन्टली अपने आप को बीच में डिवाइड करता है, इसलिए उसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का नाम दिया गया था। जबकि अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो किसी भी एक्सिस से अपने आप को डिवाइड कर सकता है, इसलिए उसे सिंपल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया है। उसी के साथ स्टूडेंट अगर आप आगे बढ़ें और तीसरा वाला एग्जाम्पल जो देखेंगे यूग्लिना का, तो यूग्लिना को अगर आप ऑब्जर्व करें उसके स्टेप को, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला स्टेप दिया हुआ है, एक ग्रीन कलर का यूग्लिना जब डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि उसका जो न्यूक्लियस है ब्लैक कलर वो डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। साथ में जो उसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सी वो स्वेलिन जैसा दिखता है, और उसके जो आप कह सकते हो कि उसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी वहाँ पर आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड स्टेज में वो स्टेज आगे बढ़ता है और जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट अलग अलग हो जाता है, और होने के बाद बीच में से ऊपर की तरफ से जो एक कंप्लीटली लाइन आती है ऊपर की तरफ से वर्टिकल कंडीशन में, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का नाम दिया जाता है। तो यूग्लिना और पैरामेशियम और अमीबा ये 3
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं तो हमने ये सीखा कि यस सर, ये असेक्सुअल तो फॉलो कर रहे हैं, इनके अंदर किसी दूसरे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो भी जेनेटिक मटेरियल उनके पेरेंट्स में होता है वही जेनेटिक मटेरियल उनके डॉटर सेल्स में दिखता है, सिमिलरिटी होती है। लेकिन इनके साथ साथ हमने ये एक ख़ास बात ऑब्जर्व करी है, वो ये कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को हमने यहाँ ऑब्जर्व किया। यानी अमीबा को आपने देखा तो उनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए उसे सिंपल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया। पैरामीशियम को आपने ऑब्जर्व किया तो जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हुए, तो उस टाइम पे वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं, जिसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का नाम दिया गया। तीसरे एग्जाम्पल में यूग्लिना जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हुए अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे वो वर्टिकल अपने आप को डिवाइड करता है, जिसको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट, अब मैं ये उम्मीद करूँ कि हमने क्या पढ़ा। रिप्रोडक्शन के दो मेथड या दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने असेक्सुअल स्टार्ट किया था जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। असेक्सुअल स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे, अमीबा का, पैरामीशियम का और यूग्लिना का। तो यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म अपने पैटर्न को अलग अलग फॉलो करता है। इसी वजह से जो अमीबा होगा उसके वे ऑफ रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। उसके बाद यूनिसेलुलर में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, उसके वे ऑफ रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स रिप्रोडक्शन। और जो तीसरा वाला एग्जाम्पल यूनिसेलुलर में हमने लिया था यूग्लिना, उसके वे ऑफ रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लेकिन तीनों भी एग्जाम्पल में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं, इसलिए इसे बाइनरी फिजन का नाम दिया गया है। किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन। समझ में आई बात? किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करेंगे? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। और वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब 1 से 2 में डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ जब वो डिवाइड होंगे तो उनका जो पर्टिकुलर फिक्स मेथड होता है उसके हिसाब से उनके नाम हमने यहाँ ऑब्जर्व कर लिए। तो अब स्टूडेंट और ज़्यादा ना बोलते हुए, है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा तो आप उसको सुनते तो है नहीं और फिर आप उसे आगे मूव कर जाएंगे। इससे बेहतर है कि और ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोग उसे वापस से रिवाइंड करके सुन सकते हैं। और हम अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाइनरी यानी 1 से 2 डिवीज़न के बाद जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को आगे डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रोड्यूस करेंगे। बाइनरी नहीं, बाइनरी तो हम पढ़ चुके हैं, 1 से 2 में डिवाइड हो चुके हैं। अब हमें ज़्यादा देखना है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब 1 से ज़्यादा और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो मल्टीपल फिजन यानी 1 से ज़्यादा जब वो रिप्रोड्यूस होंगे तो 1 से ज़्यादा की क्वांटिटी में वो डिवाइड होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन में क्या चीज़ है। जैसा कि इस वक्त आप अपने पैराग्राफ में भी देख रहे हैं कि सिस्ट करके एक वर्ड है, आइए उसे डायग्राम में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल फिजन में हमें जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो एग्ज़ाम्पल है अमीबा का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 फिगर में अमीबा और उसका जो रिप्रोडक्शन है वो दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं सर अमीबा तो बाइनरी फिजन फॉलो कर रहा था, तो एक ही ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में हर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेथड ऐसा कोई फिक्स नहीं कि वो वही करेगा। वो अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से दूसरे वे ऑफ रिप्रोडक्शन को भी यूज़ कर सकता है। रहेगा तो क्या? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उसमें जो उनका तरीका है वो चेंज हो जाता है। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तब हम उसे बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। 1 से ज़्यादा में वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम मल्टीपल फिजन का नाम देते हैं। तो बाइनरी तो हमने देख लिया कि अमीबा कैसे फॉलो करता है, बिना किसी एक्सिस के, जहाँ से उसकी मर्ज़ी होगी वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता है। अब मल्टीपल में हम देखते हैं कि वो कैसे अपने आप को 1 से ज़्यादा में डिवाइड करता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो सबसे पहले पेरेंट अमीबा का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कोई साइज़ और शेप नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है, कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, इसलिए किसी भी तरीके से आप उसे बना सकते हो। तो पेरेंट अमीबा में आप बीच में न्यूक्लियस देख रहे होंगे। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेज में आप ब्लू कलर में देख रहे होंगे कि वहाँ पर सिस्ट करके एक वर्ड लिखा हुआ है। अब ये सिस्ट का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि सिस्ट उस वर्ड का जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, उस वर्ड का मीनिंग ये होगा कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में जहाँ पर भी वो होगा उसके सराउंडिंग में जब उसको ऐसा फील होगा कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसके रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग जो होता है चारों तरफ से प्रोड्यूस कर देता है ताकि वो सेफ रह सके, और उसी को सिस्ट का नाम दिया जाता है। जिस तरीके से हम क्लाइमेट से और इन्वायरमेंट से बचने के लिए या पॉल्यूशन से बचने के लिए अपने घर में रहते हैं ना, चारों तरफ दीवारें होती हैं ताकि हमें बारिश, गर्मी और ठंडी का इतना असर ना हो, उसी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सराउंडिंग में सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और सिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ध्यान रहे उसका रिप्रोडक्शन स्टॉप नहीं होता, वो इंटरनली अंदर ही अंदर एक अमीबा जो है वो कई सारे अमीबा में 1 से 2, फिर वो जो 2 होंगे वो 4 प्रोड्यूस करेंगे, वो 4 जो होंगे इस तरीके से वो 8 को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे क्वांटिटी बढ़ते जाती है, जिसे आप थर्ड वाले स्टेज में देख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, तो अमीबा की क्वांटिटी बढ़ रही है। चौथे वाले स्टेप में जब पेरेंट अमीबा को या ये फील होता है कि जो सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो उसके लिए अब फेवरेबल है, तो वो सिस्ट को क्या कर देगा, ब्रेक करता है, और सारे के सारे जो डॉटर अमीबा है वो बाहर क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाते हैं। और इस तरह से जब वो बाहर एक साथ बहुत सारे रिलीज़ होते हुए दिखते हैं, तो इसलिए इस जो तरीके का नाम है या मेथड का नाम है, आप कह सकते हो कि मल्टीपल फिजन इसे नाम दिया गया है। समझ में आया आपको पूरा एक्सप्लेनेशन? आइए इसके पैराग्राफ को भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मल्टीपल फिजन, ध्यान रहे हैं हम अभी भी किस में हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हैं। और कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, बोलिए, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने बाइनरी तो ऑब्जर्व कर लिया 1 से 2 वाला, अब 1 से ज़्यादा जो है मल्टीपल फिजन, उसमें भी अमीबा का एग्जाम्पल है, ध्यान रहे हैं। आइए देखते हैं पैराग्राफ। Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protist. प्रोटिस्ट का मतलब प्रोटिस्टा, जो सिंगल सेल के एनिमल होते हैं उसको कहा जाता है प्रोटिस्ट। यहाँ पे लिखा है, उसे आप प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सारे या 8th स्टैंडर्ड में जब क्लासिफिकेशन किया होगा तो वहाँ पे ये नाम सुना होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वाली लाइन को मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। अब यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा है। सीडोपोडिया, उसमें से जो पी जो अल्फ़ाबेट है वो साइलेंट है, उसे हम रीड करेंगे सीडोपोडिया। तो अमीबा जब रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है, तो जो उसके जो सीडोपोडिया होते हैं, सीडोपोडिया आप कह सकते हो कि जो उसके चारों तरफ जो उसको लोकोमोशन करने के लिए, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, चलने फिरने के लिए जो उसके छोटे छोटे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू वो मूवमेंट करता है, उसे कहा जाता है। तो अमीबा सीडोपोडिया का फॉर्मेशन क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, एंड देयर बाय मोमेंट्स ऑफ व्हेनेवर देयर इज़ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन, जब वहाँ उनके लिए खाना नहीं होगा और दूसरा एडवर्स कंडीशन होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो अपने सीडोपोडिया को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होता। एक बार फिर से ये लाइन माफ़ कीजिएगा, एक बार ये फिर से ये लाइन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड देयर बाय मोमेंट्स व्हेनेवर देयर इज़ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन इट्स बिकम्स, यानी अब वो मूवमेंट भी नहीं कर रहा है ना, अब क्या हो जाएगा, आगे देखिए, मूवमेंट नहीं कर रहा, एक जगह वो स्टॉप हो गया है, ठीक है। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सुना आपने, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ताकि वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सके। तो इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच एंसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड ए सिस्ट।
समझ में आ रहा है? ऐसे एनसिस्टेड अमीबा को और दूसरे किसी भी प्रोटिस्टा को हम क्या नाम देंगे? सिस्ट का नाम देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने सेकेंड वाले स्टेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 23 पर। मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। अब उसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होते रहता है और साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। इट इज़ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मैनी अमीब्यूल का मतलब छोटे छोटे जो अमीबा होते हैं उसे नाम दिया गया है। मैनी अमीब्यूल आर फॉर्म्ड, दे रिमेन एनसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। वो कवरिंग जब तक रहती है जब तक सराउंडिंग में एडवर्स कंडीशन होती है, तो उनको वो फील हो जाता है कि अब सराउंडिंग का जो वेदर है या जो क्लाइमेट है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो एनसिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दे रिमेन एनसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मैनी अमीब्यूल आर रिलीज्ड। अब वो सिस्ट कब ब्रेक होगी? जब सराउंडिंग में फेवरेबल कंडीशन होगा, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे? अपने सारे जो डॉटर अमीबा है उनको रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टीपल फिजन का तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मल्टीपल फिजन भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बडिंग। ये तीसरा टॉपिक है, किसके अंदर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान से आपको चैप्टर को जोड़ना ज़रूरी है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक से लिंक है। तो हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन के दो मोड देखे थे, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद असेक्सुअल स्टार्ट किया, तो असेक्सुअल को जब हमने पढ़ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली और उसके बाद हमने देखा कि असेक्सुअल को हम दो तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एक यूनिसेलुलर में और एक मल्टी सेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में जब हमने स्टार्ट किया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमने तीन तरीके देखे। एक बडिंग का देखा था, बडिंग के बाद अभी अभी हमने मल्टीपल फिजन देखा है। माफ़ कीजिएगा, सबसे पहला वाला जो हमने बाइनरी फिजन देखा था, दूसरा वाला हमने मल्टीपल फिजन देखा और तीसरा वाला अभी हम बडिंग देखेंगे, है ना। तो ये तीनों भी जो टॉपिक हैं वो कहाँ हैं बताइए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सुन रहे हैं ना ध्यान से। और जो आपका फर्स्ट वाला था, है ना, बाइनरी फिजन, उसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था यूनिसेलुलर, वो जिस किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा था उसका एक पर्टिकुलर नाम वहाँ दिया गया था। अगर बाइनरी में हम देख रहे थे, अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन करता है, पैरामीशियम क्या करता है बोलिए? पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है, यूग्लिना क्या करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। ये बाइनरी फिजन में था, लेकिन मल्टीपल फिजन में अमीबा बहुत सारे सेल्स एक साथ प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं बडिंग में क्या होता है। आइए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, तो उसको एक्टिविटी को आप रीड कर सकते हैं खुद से। और वहाँ पर एक्टिविटी को रीड ना करते हुए आप बाद में उसे रीड कर लीजिए। यहाँ पर आप डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आप दिखाया गया है कि ईस्ट आप जानते होंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर भी है। ईस्ट का जो पेरेंट सेल है वहाँ पर आपको बीच में उसका न्यूक्लियस दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेज में वो एक कॉर्नर से, अपने सेल के किसी एक कॉर्नर से वो बल्ज होता है। बल्ज मतलब एक तरफ वो फूलने की कोशिश करता है, बढ़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ आप उसके अंदर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। तीसरे वाले स्टेप में ऊपर की तरफ न्यू बर्ड बन गया। बर्ड समझता है ना आपको, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स में कैसे ब्रांच निकलती है, जैसे कि आपने रोज़ प्लांट अगर देखा होगा आपके घरों में लगाया होता है, तो जब उसमें से न्यू एक ब्रांच निकलता है लाइट ब्राउन कलर का, तो एक छोटी सी कैसा होता है, एक साइड से ब्रांच निकलता है और मेन ब्रांच अलग होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो मेन ब्रांच है वो उसका पेरेंट सेल नीचे की तरफ है और ऊपर उस पर एक न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो गया है, जिसमें एक छोटा आपको न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा होगा। चौथे वाले स्टेज पे उसको कम्प्लीटली वो क्या कर लेता है, सर्कल कर लेता है और ऐसा फील होगा कि दो सेल एक दूसरे के ऊपर स्टिक है, बस एक दूसरे से वो स्टिक है। इसी तरीके से एक सेल प्रोड्यूस हो गया। अब यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे बहुत नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं वो एक साथ क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं। और
इस तरह से इनके जो डॉटर ईस्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और जब उन्हें ये फील होगा, पेरेंट सेल को या डॉटर सेल्स को ईस्ट के ये फील होगा या वो ये फील करेंगे कि अब ये जो डॉटर सेल्स हैं वो अपने आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो उन्हें क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और इस तरह से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये डायग्रामेटिक इन्फॉर्मेशन जो है या एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब आप इसके सेकंड पैराग्राफ को भी इसको देख सकते हैं समझने के लिए। You will see the yeast cells performing budding, that is, small bud coming out of many parent cell. Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast एक fungus होता है, unicellular हम सब जानते हैं। Yeast cell produces two daughter nuclei by mitotic division. अब हम तो ये जानते हैं कि asexual reproduction में माइटोसिस वाला डिवीज़न होता है, तो माइटोटिक डिवीज़न या माइटोसिस सेल डिवीज़न को यूज़ करके जो बडिंग का प्रोसेस है, ईस्ट जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या करेगा, अपने सेल्स को डिवाइड करेगा, है ना। एक बार फिर से लाइन देखिए, ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उसको पेरेंट सेल कहेंगे। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन अ सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल, ऊपर की तरफ एक बल्ज अपीयर हो जाता है। दिस बल्ज इज़ एक्चुअली अ बर्ड, बताया था मैंने आपको बर्ड किस तरह से होता है ना। फिर नेक्स्ट लाइन, वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई एंटर्स दिस बर्ड। तो उस बर्ड में क्या हो जाता है कि दोनों में से कोई एक जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो एंटर हो जाता है। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो न्यू बर्ड है उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा। One of the two daughter nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cells and starts to live independently as a daughter yeast cell. Sufficient growth के बाद वो जो daughter cells होते हैं वो अपने parent cells से separate हो जाते हैं और वो independent रहने लगते हैं एक daughter yeast cell की तरह। तो ये जो प्रोसेस था ये बडिंग का नाम इसलिए दिया गया है कि वो बर्ड्स के जैसा दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं बायोलॉजी के अंदर जो नेम है, टॉपिक के जो नेम है वो उनके जो प्रोसेस होता है उससे मिलता जुलता होने की वजह से। जैसे कि हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब हमने ये पढ़ा था कि असेक्सुअल फॉलोड बाय क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने ये देखा था कि जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन करता है ना। तो बाइनरी में 1 से 2 होगा। उसके बाद जो पैरामेशियम है वो बाइनरी करता है, लेकिन वो कैसे कर रहा था, ट्रांसवर्स, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल था तो इसलिए उसको ट्रांसवर्स नाम दे दिए। फिर उसके बाद यूग्लिना जो है वो वर्टिकल कर रहा था, इसलिए बाइनरी में उसे हमने क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल नाम दिया। लेकिन कभी कभार अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन करके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसको मल्टीपल फिजन का नाम देते हैं। उसी तरीके से बडिंग का जो प्रोसेस है ईस्ट और इस तरह से दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्स के, वो जब एक साथ बर्ड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं तो इसे हमने बडिंग का नाम दे दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इनके टॉपिक्स होते हैं ये इनके प्रोसेस से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया उसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं अगला टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले मैं यहाँ इस टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, और उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक था रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने यहाँ पे उसका पैराग्राफ में जो सेकेंड पैराग्राफ था, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, उसकी फर्स्ट वाली लाइन में हमने उसका डेफिनेशन देखा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, है ना। तो उस डेफिनेशन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद हमने उसके 2 मोड भी देखे, 2 मेथड भी देखे थे। एक मेथड था असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल तो अब तक हमने कुछ स्टार्ट किया नहीं, हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया। और जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया तो पहले तो उसे समझना है कि वो क्या चीज़ है। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, उसमें 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
ठीक है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो रैपिड रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए चेंज होते इन्वॉल्वमेंट के साथ ही साथ वो अपने आप को बहुत जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़े थे और ये देख रहे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फॉलो करते हैं। तो यूनिसेलुलर में हमने 3 टॉपिक देखे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। अब बाइनरी फिजन में हमारे पास कितने एग्जाम्पल थे? 3 एग्जाम्पल। 1 से 2 वाले में कितने एग्जाम्पल हैं? 3। एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें 3 एग्जाम्पल, अमीबा, सिंपल बाइनरी फिजन, पैरामेशियम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यूग्लिना, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में 1 से 2 का प्रोडक्शन हो गया। मल्टीपल फिजन में किसका एग्जाम्पल है? अमीबा का एग्जाम्पल है। उसने 1 से बहुत ज़्यादा अमीब्यूल को प्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन का नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तीसरा जो तरीका था वो था बडिंग का। बडिंग के मेथड को यूज़ करके ईस्ट जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। और यहाँ तक का टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है, कवर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे टॉपिक तो बहुत आसान से थे और यहाँ पर ही मैं इस आसान से टॉपिक को स्टॉप करता हूँ। हम अपने अगले लेक्चर में दूसरा टॉपिक जो बी वाला है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो 1 से ज़्यादा मतलब बड़े टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो असेक्सुअल विदाउट अदर पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स का यूज़ करके वो किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके एग्जांपल्स को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मैं यहाँ आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो मुझे मिलते हैं या जिनसे फ़ोन पे बात होती है या जो कभी कभी क्लास में आ जाते हैं, उनसे जब मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप लोग लेक्चर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो 99% स्टूडेंट या जो भी बच्चे मिलते हैं वो लेक्चर्स को नहीं देखते। तो कभी कभी ये फ़ील होता है कि हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा। आपको जब वो सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर याद करना चाहते हो, कर लीजिए, लेकिन फिर वो जो मज़ा है पढ़ने में वो आपको नहीं आएगा। क्योंकि होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि उसमें आप क्या पढ़ रहे हो, आपका मकसद ही नहीं पता है कि आपने उसमें क्या पढ़ा, या आपको प्रोसेस समझ में नहीं आया, तो वो मुश्किल होती है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ आप लेक्चर्स को देखिए, है ना। हम भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करिए। तो इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं रिक्वेस्ट या आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में इसे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।